नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण विधान भवन के तलक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो नवनिर्वाचित एमएलसीज हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे, सीधी लाइव तस्वीरें राजधानी लखनऊ लोक भवन के तिलक हॉल से। उत्तर प्रदेश विधानसभा नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण चल रहा है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सर्वोच्चता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री विजय तिवारी जी, मैं विजय तिवारी जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा मैं विजय तिवारी जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत तो लोक भवन के तिलक हॉल से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जिसमें तमाम जो विधान परिषद के सदस्य हैं यानी कि एमएलसीज जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं वो शपथ ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसको लेकर लगातार विभागवार योजनाओं का प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। इस क्रम में आज एक बार फिर से लखनऊ के एनेक्सी भवन में योगी 2.0 कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कल 10 प्रस्ताव टेबल पर रखे गए थे, जिसमें से 9 पर आज हरी झंडी दिखा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की RIDF योजना के तहत वित्त पोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते हुए इस समय उसमें 5 वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है और ये 10% है। इसके अलावा सहारनपुर में रेल संपर्क पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर के प्रस्ताव पर सहमति बनी है और ये ओवरब्रिज डबल लेन होने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश 10 लाख लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान पहले एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं करता था उतनी ज्यादा मात्रा में और हम चीन से इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब भारत में ही एथेनॉल के निर्माण पर मंजूरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इसका आगाज हुआ है। कैबिनेट ने एथेनॉल के उत्पादन को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा समिति को भी मंजूरी दी है, जिसके अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना होंगे। अभी तक हम HPCL टोटल प्रस्ताव 10 पास हुए, 10 आए, इसमें से एक डिफर हुआ, 9 पास हुए। अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे। ये एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता नए विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे, जो हमारे लैब के लिए
विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। एक बहुत अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसके लिए आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं, जो 7,000 रुपए प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपए और बढ़ा करके 9,000 रुपए प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोईया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपए से बढ़ा करके 2,000 रुपए 500 रुपए की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें, योगी सरकार के मंत्रियों को मंडल प्रभारी बनाया गया है। मंडलों की जिम्मेदारी मिली है। यूपी के सभी 18 मंडलों में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम उतरने वाली है और अब इसका अलॉटमेंट हो गया है। 18 मंत्री, 18 मंडल। केशव प्रसाद मौर्य को आगरा का जिम्मा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी की कमान, सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितिन प्रसाद को कानपुर का जिम्मा मिला है, तो वहीं बेबी रानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल को गोरखपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी मिर्जापुर देखने वाले हैं। आशीष पटेल की अगर बात की जाए तो बस्ती की कमान इनको सौंपी गई है। राकेश सचान को देवी पाटन, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद संभालेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से जो तमाम जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ है तमाम मंत्रियों के बीच में, हालांकि इस बात की तस्दीक पहले ही मिल चुकी थी, कई अन्य बैठकें हुई थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में प्रवास करेंगे। 18 मंडलों के लिए 18 मंत्रियों को सीधे तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी और आज नाम भी सामने आ गए हैं कि किसको किधर भेजा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हो, फिर चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर अन्य मंत्री हो, उनको अलग अलग स्थान मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली क्या है कि जो मंत्री जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है या जिस मंडल से ताल्लुक रखता है उसको वो क्षेत्र नहीं मिला है, अलग मंडल अलॉट किए गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार दूसरी पारी खेल रहे हैं, पूरी तौर से ये एक्शन के मूड में है और रिजल्ट ओरिएंटेड बनना की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार किया था उसको अब की बार उससे ज्यादा तेजी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस बार जो व्यवस्था इन्होंने की है कि जितने मंत्री 18 मंत्री अगर कैबिनेट है तो 18 कैबिनेट हमारे प्रदेश में मंडल है तो हर मंडल में एक मंत्री कैबिनेट मंत्री जाएगा। इसके बाद 3 टायर व्यवस्था की गई है। 3 टायर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल मंत्री की संख्या 52 है और 52 मंत्रियों में 14 है जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है और 20 मंत्री वो है जो राज्य मंत्री है। तो इनके साथ जो कैबिनेट मंत्री जाएंगे उनके साथ जो राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री ये भी साथ साथ रहेंगे, ताकि मतलब जो त्रिस्तरीय जो छानबीन होगी और लोगों की जो पड़ताल होगी, लोगों से बात होगी, अधिकारियों से समन्वय होगा, तो इसमें ज्यादा बेहतर काम होगा। क्योंकि इस तरीके से बात होगी और जो मंत्री जो अभी तक लखनऊ में बैठ करके पूरी लाल बत्ती का और इसका जो राजशाही ठाट बरतते थे, अब उसमें भी अंकुश लगेगा। वो फील्ड पर रहेंगे, जो जनता से लगातार ताल्लुक रखेंगे और संवाद बनाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि सरकार को एक एक चीज की जानकारी मिलेगी, किस राज्य में या किस मंडल में कहाँ क्या हो रहा है, किस जिले में क्या हो रहा है। क्योंकि एक मंडल में कम से कम 4 या 5 जिले होते हैं, तो एक मंडल में जब मंत्री बैठेंगे 3 मंत्री, एक जो कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री, तो इस प्रकार के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में बात होगी
तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे आएंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि मतलब ये जो व्यवस्था की गई इसमें जो जहाँ का रहने वाला है, जो जिस विधानसभा क्षेत्र का है, उसको ऐसा नहीं दिया गया। इसका कारण सिर्फ यही है, जिस प्रकार से ये व्यवस्था पहले शासन में लागू होती है कि जिस जिले का अधिकारी रहने वाला होता है, उस मूल जिले में उसकी तैनाती नहीं की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है किसी स्तर पर भी। तो ये व्यवस्था की जा रही है कि अगर आप दूसरे मंडल में जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष भाव से काम करेंगे, ऐसा अनिल किया जी, गया। 18 सप्ताह का भी कॉन्सेप्ट है, 18 मंडल, 18 मंत्री, 18 सप्ताह का भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि लगभग 4.5 महीनों तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक दिन की कोई भी कार्रवाई एक दिन में नहीं सकती है, इसीलिए टाइम पीरियड को प्रॉपर टाइम पीरियड दिया गया है कि हर रोज टाइम पीरियड के तहत शिक्षा नियंत्रण हो पाएगा और उसके निरीक्षण हो पाएगा कि आकलन किया जा सकेगा कि कहाँ पे कैसा क्या है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, तो कैसे दूर किया जाए। इसकी पूरी ठीक है, एक सेट फॉर्मेट के अंतर्गत काम हो रहा है। आपके पास वापस लौटते हैं, अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच सीएम योगी ने मंत्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सभी मंत्री 3 महीने में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। सीएम अफसर पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। सीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि योगी शासकीय कार्यों में पारिवारिक सदस्यों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अनिल के अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से संजय निषाद की खबरें सामने आई थी कि उनके बिहाफ पर उनके बेटे सचिवालय में काम संभाल रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का निर्णय सामने आना, कहीं ना कहीं इसको योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधा संकेत माना जाए मंत्रियों को कि अब हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो संपत्ति है उसका भी ब्यौरा देना होगा, और ना सिर्फ ये ब्यौरा मंत्रियों को देना होगा बल्कि अफसरों को भी देना होगा। बिल्कुल, ये पूरा जो मुख्यमंत्री का जो एक्शन है वो केवल न केवल मंत्रियों को है, बल्कि टॉप मंत्रियों से लेकर के टॉप अधिकारियों से लेकर के नीचे जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत या जो छोटे महकमे के वो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको, क्योंकि हमें आप बता दें कि जैसे अभी तक खबरें आती थी प्रधानपति, ब्लॉक प्रमुखपति, तो जो व्यवस्था थी पहले से जो छोटे स्तर पे थी, अब ये व्यवस्था मतलब मंत्री स्तर पे आ गई कि मंत्री पुत्र का एक्शन शुरू हो गया था। तो इस पे हस्तक्षेप करना जरूरी था, नहीं तो निरंकुश व्यवस्था हो जाती कि अधिकारी समझ नहीं पाते किसकी बात माने, किसकी ना माने और किसको करे। एक बात और आपने उठाई थी कि संपत्तियों का ब्यौरा मांगने वाली, जो संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, वो व्यवस्था पिछली बार भी सरकार में की गई थी। जब योगी सरकार आई, योगी सरकार ने पिछली बार भी मंत्रियों और अधिकारियों से उनका संपत्ति, उनके परिवार का पूरी सब ब्यौरा कहा, कितनी आय है और क्या उनकी संपत्ति है, इसका ब्यौरा दिया जाए। तमाम लोगों ने ब्यौरा काफी लंबे समय तक नहीं दिया था, जिसकी बाद समय समय खबरें भी आती रही। लेकिन होता क्या है कि जिस तरीके से अधिकारी और मंत्री हिला हवाली करते हैं, वो अब की बार कितने हिला हवाली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन पिछली बार जिन लोगों ने मतलब बहुत देर में दिया था, उनके खिलाफ सरकार ने हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन बाद में उनसे डिटेल ले लिए गए थे। तो डिटेल का आगे क्या हुआ, ये बाद में घोषणा नहीं की। अब की बार क्या सरकार उस पर एक्शन लेगी, ये भी देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक करी है। इस बैठक में बिजली की समस्या और लापरवाही की शिकायत पर पूर्वांचल डिस्कॉम के MD विद्याभूषण और अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जबकि मऊ और आजमगढ़ के JE को निलंबित कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विद्युत उपभोक्ताओं के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित करने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज लगाए जाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एक भी नागरिक बिना टीका कवर के ना रहे। उन्होंने बरसात के मौसम में संचारी रोगों की रोकथाम के लिहाज से सभी जरूरी उपाय करने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ्स को पर्याप्त उपलब्धता संसाधनों की रखने के निर्देश दिए हैं। अपने सरकारी आवास पर टीम 9 के साथ बैठक के दौरान सीएम ने ये निर्देश दिए हैं।
तो इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:20 पर लखनऊ से बाराबंकी के लिए रवाना हो जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। 12 बजे बीजेपी के जिला प्रशिक्षण अभियान में शिरकत करने वाले हैं। उज्जवल नगर बाराबंकी में होगा बीजेपी का जिला प्रशिक्षण। दोपहर को 2 बजे विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम के साथ कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के आरोपितों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपित आलोक पासवान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल आलोक पासवान को पहले संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस का असलहा छीनकर भागने की कोशिश करी। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में गोलियां चली हैं। फतेहपुर जिले में इस समय मोरंग खदानों से अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध खनन का जो ये वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीचों बीच जलधारा से अवैध खनन किया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। खनन कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, ये खनन में लगी भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से समझा जा सकता है। पूरी यमुना नदी को छलनी करने में जुटी ये मशीनें माफियाओं को प्रशासन का खौफ नहीं है, इस तरफ तस्दीक कर रही हैं और सवाल भी उठा रही हैं। संगौलीपुर खदान माइंस की जांच अभी हाल ही में हमने की थी। इसमें जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक जगह माइनिंग हो रही है, वहाँ मौके पर माइनिंग पाया गया है। वो निजी भूमि है और निजी भूमि से माइनिंग करने के बाद जल स्तर आ गया है और उसमें भी माइनिंग हुई है। तो इसके लिए हम लोगों ने जांच कर ली है, रिपोर्ट हम तैयार कर लिए हैं और रिपोर्ट भेज के हम लोग इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज केदारनाथ पहुंचे हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार के साथ ही रेलिंग के निर्माण कराए जाने और वासुकी ताल ट्रैक को विकसित किए जाने के लिए जल्द से जल्द काम को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केदार घाटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने मुख्यमंत्री श्री धामी को निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती के विरोध में ऊर्जा भवन का घेराव किया। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में पहुंची महिलाओं ने ऊर्जा भवन के खिलाफ विभाग के खिलाफ जमकर के नाराबाजी की है। महिला प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि बढ़ती गर्मी के साथ प्रदेश में बिजली की कटौती भी लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा विभाग को जनता को राहत देने के लिए पहले से तैयार होना चाहिए था, लेकिन अब ऊर्जा विभाग के अधिकारी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को इसका कारण बता रहे हैं, जो कि समझ से बिल्कुल परे है। तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे, वो उन्होंने बात करी। हम लोगों की मांग ये थी, हम लोग जिस पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम बदला है, गर्मियों का टाइम आया है, वैसे ही इन्होंने क्या करा है कि बिजली की कटौती बढ़ा दी है, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। और आप हमारे प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बोलते हो। आपने पूरा टिहरी के लोगों को विस्थापित करवाया, वहां से यूपीसीएल ने अपना प्रोजेक्ट लगाया और आज हमारे ऊर्जा प्रदेश में ही हमारे लोग, हमारा आमजन इस बात से परेशान है कि एक तो आपने दाम बढ़ा दिए, दूसरे आपने बिजली की इस गर्मी के मौसम में इतनी कटौती शुरू करी है। तो हम इसके खिलाफ इनके पास आए हैं और अभी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे, वो कह रहे थे कि अभी ये 2 महीने ये परेशानी चलेगी। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कोविड की चौथी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें छात्रों को मास्क के साथ साथ साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखने को कहा गया, ताकि कोविड के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। एसीएमओ ने बताया कि नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सचेत है। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों को घर घर जाकर बूस्टर डोज लगाई जा रही है।
कोविड की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही बैठक करते हुए कुछ और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नहीं है, सारी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें सब फिर से सारे स्कूल्स को और सारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जैसे हमारे पूरे जिले के जो 8 ब्लॉक्स हैं उनको आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि मास्क पहन, पूरी कोशिश करें मास्क पहन के जाएं, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें और एक सामाजिक दूरी है जो है वो मेंटेन रखें। घर जब आ रहे हैं स्कूल से तो भी एक हाथ साफ रखना, अपने कपड़े साफ रखना, क्योंकि ये परिवार को ही हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल तो बंद नहीं कर सकते हैं या कोई लॉकडाउन, अब कर्फ्यू बार बार तो नहीं रखा जा सकता। हमें धीरे धीरे इसके साथ इनकी जो वायरस की जो एक लाइफ साइकिल जिस तरह उसको समझना पड़ेगा और अपने तो वायरस की जो लाइफ साइकिल है उसको समझना पड़ेगा। साथ में अपनों का ख्याल रखने के लिए अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। सैनिटाइजर का ख्याल रखिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, साथ में मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है, आपके अपनों के लिए भी जरूरी है। वक्त शुरू से ब्रेक का।